नमस्ते, मैं हूँ शिवानी। तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने HPGBT एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो पैटर्न रहने वाला है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, उसका सिलेबस आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें 25 मार्क्स का रेशो रहने वाला है। सबसे पहले तो देखो इंग्लिश है जो कि 25 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन टोटल आएंगे। उसके बाद आता है आपका हिंदी। हिंदी में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा। और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का। और सेम इसी तरह जीके का जो पोर्शन होगा वो भी 25 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का। तो ये हो गए टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, किस में ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले हिंदी में पूछा जाता है हिंदी भाषा का परिचय। तो मैं बता दूं, भाषा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, लिपि, राजभाषा। तो हिंदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वर्ण विचार। इसमें वर्ण, स्वर, व्यंजन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आता ही है पेपर में। और थर्ड वन आता है आपका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है हर पेपर में, मतलब हर पेपर इन द सेंस एवरी ईयर जीबीटी एंट्रेंस में यहाँ से क्वेश्चन आया ही है। नाउ फोर्थ वन इज पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, जिसमें आपको एक शब्द का सेम मीनिंग बताना होता है। ये भी यहाँ से भी 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। फिफ्थ वन है अनेकार्थी शब्द, मतलब कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ जाता है। विपरीतार्थक विलोम शब्द, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उपसर्ग प्रत्यय, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एट्थ वन इज शब्द भेद। तो यहाँ से तो मतलब क्वेश्चन बनता ही है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे इसके अंदर टॉपिक है शब्द भेद के अंदर। तो आपको एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर आउट करना है। ये मैंने शॉर्टकट में आप सभी लोगों के लिए सिलेबस बनाया है, ताकि आप सभी लोग इन सभी एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर आउट करें। और इन टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं 9th की, संज्ञा से क्रिया तक। तो आप इसमें स्टॉप मार्क कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब 6 से 7 नंबर का आएगा ही, जैसे कि संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, काल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 6 से 7 नंबर का आता है। तो आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है, क्लियर करना है। तो अब 10th की बात कर लेते हैं, वाक्य के लिए एक शब्द। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है। 11th है वाक्य, फिर है 12वां है अशुद्धियाँ। शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी होती है, शब्द आते हैं जिसमें कि आपको जो शुद्ध है वो छांटना होता है। तो यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही है। विराम चिन्ह, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अलंकार एवं रस, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब कि जितने मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं उन सब से एक एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। तो आप अगर इतना भी पढ़ लोगे तो ये इनफ है हिंदी में। तो ऑलमोस्ट हिंदी में जितने भी मैंने टॉपिक बताए, यहाँ से एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि मेन जो जीबीटी एंट्रेंस में पैटर्न रहता है वो यही रहता है और यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इतने टॉपिक भी हिंदी में क्लियर आउट कर लोगे, एक एक करके आप पढ़ोगे, और सारे क्वेश्चन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर को देख लेना एक बार, यहीं से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर आप इतना भी पढ़ लोगे तो मैं बताती हूँ कि 25 नंबर में से हिंदी में आपके 20 से 21 नंबर यहीं से ही आ जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो मैं बता देती हूँ, preposition मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 3 से 4 नंबर का आता ही है, मतलब 3 से 4 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, मतलब इसको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं करोगे, preposition आपको पढ़ कर जाना ही है। अब सेकंड आता है आपका आर्टिकल। आर्टिकल्स भी मतलब 3 से 4 नंबर का आता ही है, हो सकता है 5 का भी आ जाए।
तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रपोजिशन और आर्टिकल आप बिल्कुल भी नहीं स्किप करोगे, तब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इंग्लिश में प्रपोजिशन आर्टिकल आपको पढ़ना ही है, इसको मतलब आप क्लियर कर लो। सबसे पहले इंग्लिश जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आर्टिकल प्रपोजिशन आपको क्लियर आउट हो जाने चाहिए, तब बाकी चीज़ें इंग्लिश में आपको बाद में पढ़नी है। आर्टिकल और प्रपोजिशन आपको क्लियर आउट अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि 5 से 10 नंबर आपके यहीं पर ही बन जाएंगे। अब थर्ड वन आता है आपका करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि आपको चूज़ करना होता है, मतलब कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो आपको चूज़ करनी होती है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि सारी की सारी करेक्ट हो, एक जो है गलत हो, तो उसमें से आपको चूज़ करना होगा। वो आपको क्वेश्चन पेपर देख के पता चल जाएगा। तो यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ऐसा ही है। हिंदी में भी शुद्ध वर्तनी जो मैंने बताया आपको, तो ये जो है ये क्लियर आउट करने वाला स्पेलिंग्स वगैरह आपको अच्छे से आ जानी चाहिए, तब जो चाहे हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का आ जाता है पेपर में। तो आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको आपको देख लेना है एक बार। फोर्थ वन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर का। वॉइस एंड नरेशन, यहाँ से भी 2 नंबर का आ जाता है, एक का तो आता ही है। मॉडल 6 वन इज़ मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से भी आएगा ही पक्का, तो ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब 7th वन आ जाता है आपका टेंस। टेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सभी को ही आते होंगे, स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन नहीं भी आते हैं, क्लियर नहीं है, तो आपको समझ लेना है, क्योंकि तभी आपको सेंटेंसेस समझ आएंगे, तो तभी आप अच्छे से क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। तो 8th वन इज़ नंबर, इसमें भी नंबर चेंज करने को आ जाते हैं। और 9th वन इज़ जेंडर ऑफ नाउन्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। 10th इज़ सिनोनिम्स, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है 1 या 2, क्योंकि आपको सेम वर्ड्स लिखने होते हैं। 11th वन इज़ एंटोनिम्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है, जिसमें कि आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना होता है। 12th वन इज़ ऑपोजिट वर्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही है, मतलब पेपर में, कि आपको उल्टा शब्द लिखना होता है। इसमें कंफ्यूज कर लेते हैं, ऑपोजिट वर्ड और एंटोनिम्स वैसे सेम होते हैं। इसमें आपको जो वर्ड होता है आपको उसका उल्टा मीनिंग लिखना होता है। तो होप आप सभी लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, और यहीं से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड लास्ट वन इज़ स्पॉटिंग एरर। तो ये जो मैंने लास्ट वन टॉपिक लिया है, ये 2023 में हमें आया था। इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस आता है पूरा का पूरा, उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है, वो आपको चेक करनी होती है। ऑप्शंस होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलती होती है, उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसमें गलत क्या है। तो ये मतलब इसका मैं 100% नहीं बताती हूँ, बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर को टफ करने के लिए डाल देते हैं। वैसे तो ये एंट्रेंस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी वो लोग डाल देते हैं ताकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह आप सभी लोगों को सिलेबस नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं टॉपिक बता रही हूँ यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। 2023 में मैंने भी क्लियर आउट किया है जीबीटी का एंट्रेंस, और मैं एट प्रेजेंट डीएलएड सेकेंड ईयर में हूँ, और डाइट शिमला से मैं जीबीटी कर रही हूँ गवर्नमेंट से, मतलब डीएलएड, जिसको अब डीएलएड बोलते हैं, पहले जीबीटी बोलते थे। तो बहुत मेहनत से मैंने खुद लिख कर एक एक टॉपिक लिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ऐसा ना सोचिए कि यार क्या मतलब सिलेबस में आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ, मैंने सारे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी, और आप अच्छे से इन सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं अब मैथ्स की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मैथ्स में हुआ है, बीएससी नॉन मेडिकल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैथ्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहीं से मतलब अगर आप यहाँ डगमगा गए तो हो सकता है आपकी मेरिट अच्छी ना आए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश और जीके सभी कर लेते हैं, बट मैथ्स में होता है कि आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन। वैसे तो होते हैं वहाँ पर भी ऑप्शंस हैं, बट फिर भी जब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि फॉर्मूलाज के क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आते हैं वो आपको सॉल्व करने होते हैं, और तभी आप एक आंसर सही बता सकते हो। तो अब चलो बात करते हैं मैथ्स की।
तो मैथमेटिक्स में भी 25 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं। वो एक्चुअल में एडिट करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कट हो गया है ऊपर से, बट कोई बात नहीं। मैं बता दूं मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। तो सबसे पहले संख्या एवं संख्या पद्धति, जिसको कि नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं, 2 क्वेश्चन मतलब आएंगे ही। और सेकेंड वन आता है आपका समांतर तथा गुणोत्तर श्रेणी, मतलब कि ग्रॉस प्रोग्रेशन, जिसमें कि आपको पूछा जाता है कि मतलब बहुत सारे नंबर्स दिए जाते हैं कि इनसे इनके बीच की संख्याएं कौन सी है, सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड वन इज़ HCF एंड LCM। ऑब्वियसली बात है, आप सभी लोगों ने ये पढ़ा, योगा 6 या 7 का क्लास का टॉपिक है ये। महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक हिंदी में इसको बोलते हैं। और फोर्थ वन है साधारण एवं दशमलव भिन्न, तो सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ऑब्वियसली बात है कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता ही है। एंड फिफ्थ वन आता है आपका वर्गमूल तथा घनमूल, जो कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। सिक्स्थ वन इज सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, बॉडमास जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर्मूला भी आ सकता है और क्वेश्चन सॉल्व करने को भी आ सकता है। मतलब 2 से 3 नंबर आप रख लो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। सेवन्थ वन इज अनुपात तथा समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ से मतलब क्वेश्चंस आते ही हैं, तो 1-2 नंबर का यहाँ से आएगा। और सारे के सारे टॉपिक जो भी मैं बता रही हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक आपको पढ़ना है, मतलब कि पूरा बेसिक से लेकर थोड़ा हाई लेवल तक का, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम इन टॉपिक में हम क्लियर हैं पूरे, और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। 8th वन आता है प्रतिशत परसेंटेज, तो ये भी आपको पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1-2 नंबर का रख लो यहाँ से भी। तो 9th वन इज़ औसत, मतलब एवरेज, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा ही। 10th लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्वियसली बात है, क्लियर होना चाहिए आपको, यहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। 11th वन इज साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ऑब्वियसली बात है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इजी टॉपिक है और आपको पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला ही याद रखना होता है इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और 12th वन इज समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क, तो इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि इतने समय में इतना किसी ने काम किया, तो इतने लोग हैं तो ये इतना काम किससे होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना लोग लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। और थर्ड वन इज़ चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहाँ पर भी वही आता है रेलगाड़ी टाइप के क्वेश्चन की इतना समय इसमें लगा, तो अगर वो इस गति से चलता है तो कितना समय और लगेगा चलने में और कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। एक्चुअल में मेरे को क्वेश्चन थोड़े थोड़े याद है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, ठीक है। बाकी फ़िलहाल ये है कि आपको एक एक चीज़ पढ़नी है, मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, अगर आप ये पढ़ के जाओगे ना तो मैं ये बोलती हूँ कि 70-80 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब बात कर रहे थे 4th वन की, समीकरण इक्वेशन। तो इक्वेशन में ये अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ होती है वो निकालनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने 9th या 10th में क्वेश्चन किए होंगे ज़रूर। और 15th है आपका त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियसली बात है इंपॉर्टेंट है, साइन टेन वाली वैल्यूज़ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, 45 डिग्री टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं करने को। और 16th ज्योमेट्री, यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। 17th है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्फीयर, स्क्वायर। यहाँ से क्या होता है ना कि क्वेश्चन भी सॉल्व करने को आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों की कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, इसका परिमाप क्या होगा, तो मतलब आप वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। और कितना टाइम लगता है यार फार्मूला को याद करने में, तो अगर आप फार्मूले को याद नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है ना, आपको पता ही नहीं है तो आप गलती करोगे और तुक्के नहीं चलेंगे यहाँ पर। जब तक आपको क्लियर नहीं है पता, तो आपको फार्मूला भी यहाँ मेंसुरेशन के पढ़ने हैं और क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो मेंसुरेशन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर स्क्वायर, कोन, क्यूब, सिलेंडर, ट्रायंगल, क्यूबॉइड,
पैरेललोग्राम। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, एक एक टॉपिक, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 घंटे में आप पूरा कर लोगे। तो 9th और 10th का अगर आप पढ़ो तो मैं ये बोलती हूँ, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मैथ्स के लिए आपको NCERT का ही पढ़ना है और इनके फॉर्मूला पढ़ लेने, यहाँ से 3 से 4 नंबर आएंगे ही मैथ्स में। तो आपको जितने मैंने टॉपिक बता दिए, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो 20, 21, 22 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आप एक एक टॉपिक क्लियर करोगे। तो अब बात करते हैं हम जीके की, जो कि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है जिसका। तो ये जीके में भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन ही आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हिमाचल प्रदेश का इतिहास। आपको HP का पूरा पता होना चाहिए कि क्या हिस्ट्री रही है हिमाचल की और किस तरह से एक एक जो डिस्ट्रिक्ट है वो बनी है, क्या क्या किस तरह से हमारा जो गठन है हिमाचल का वो हुआ है। सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड वन इज़ हिमाचल प्रदेश का भूगोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से ना मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मतलब ज्योग्राफी जो है हिमाचल की वो आपको आनी चाहिए, जैसे कि HP की स्थिति व जिले, HP की पर्वत श्रृंखलाएँ, चोटियाँ, दर्रे, जोते जिन्हें बोला जाता है, घाटियाँ, वैलीज़। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एक चीज़ आप HP के जो ज्योग्राफी के वो पढ़ोगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती हैं झीलें, ग्लेशियर, हिमनद ग्लेशियर्स जिसको बोला जाता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा इसलिए क्योंकि देखो ज्योग्राफी में, HP की ज्योग्राफी में बहुत से टॉपिक आते हैं जो कि मैंने लिखे नहीं हैं, बट आपको एक एक टॉपिक पढ़ना है। मतलब कि जितने भी बुक ले लो, कोई भी कहीं से भी आप कंटेंट उठा लो जिसमें कि बहुत सी चीज़ें आती है ज्योग्राफी में। मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद करें, खुद एक एक चीज़ को लिखे क्योंकि ज्योग्राफिकल में ना बहुत सा HP का बहुत सारी चीज़ें आती है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो आपको ये पढ़ना है। एंड थर्ड वन इज़ हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति, मतलब कि यहाँ पर टेम्पल्स आ जाएंगे, नृत्य, कौन से इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कल्चर है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसमें भी बहुत से टॉपिक बनते हैं, वो भी आपको पढ़ लेने हैं, एक एक टॉपिक उठाना है और क्लियर करना है हर डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फोर्थ वन हिमाचल प्रदेश का प्रशासन एवं राजनीति, तो ये भी पढ़ना है भाई, किस तरह से क्या हुआ, क्या सारी चीज़ें। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये भी आपको पता होना चाहिए और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी सी शॉर्टकट में बता रही हूँ, बट आपको ये नहीं सोचना है कि बस इतनी सी चीज़ हमने पढ़नी है। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो हर डिस्ट्रिक्ट की आपको पता होनी चाहिए कि पहले कैसा था, अब कैसा है, तो कुछ भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 6th की, हिमाचल प्रदेश के ज़िले। ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको हर ज़िले का हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है आपने कि मैंने तो शॉर्ट फॉर्म में बता दी चीज़ें। एक्चुअल में ना आपको एक और चीज़ मैं मेंशन करवाना चाहती हूँ कि आपको खेल कौन से पुरस्कार मिले, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। करंटली क्या चला हुआ है HP में, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो भी मतलब ये राजनीति से रिलेटेड चीज़ें होती है, क्योंकि कई बार ना आ जाती है कि हाल ही में हिमाचल में ये हो रहा था, ऐसा जो भी हुआ, मतलब निर्माण एंड ऑल, अलग अलग जगहों के कौन सी जगह पर है, ये कौन सी जगह पर अभी बना है, कहाँ का काम चला हुआ है, तो ये पढ़ना है आपको। तो ये करंट अफेयर्स में भी आपको मैं एक तरह से बोलूँगी आपको पढ़नी है चीज़ें। एंड 7th में आता है आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। सेम जैसे आप हिमाचल की पढ़ोगे वैसे ही आपको इंडियन तक जाना है, इंडिया का भी पूरा पढ़ना है। ये मैं एक एक चीज़ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इतना मतलब वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और ऑब्वियसली बात है आप बहुत बड़े हैं तो आप जानते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको कवर अप करना है। तो बेसिक साइंस में 6th to 10th की NCERT फिर से प्रेफर करूँगी क्योंकि यहाँ से भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि GK का ना मैं कंफर्म नहीं बता सकती हूँ कि कहाँ से क्या आएगा, बट जो मैंने एनालाइज़ किए हैं पेपर, वहाँ से तो यहीं से पेपर आया है। बट क्या होता है ना कि कहीं से भी GK में ऐसा रहता है कि GK में आप मतलब कि अनुमान लगा सकते हो, सिर्फ कहीं से भी क्वेश्चन बनकर आ जाएगा, कहीं से भी। खासतौर पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लेने हैं और करंट भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स भी पूछने लगे हैं। पहले तो मैंने जो पुराने JBT के देखे 2017-18 या उससे पहले के पेपर, तो उसमें तो HPG के ही है सिर्फ। बट अब जो है ना, जो मतलब 2022-23 जो हमने भी दिया था पेपर 24, उसमें क्या पूछा गया था, करंट अफेयर्स। तो वहाँ ईयर टू ईयर ना हार्ड होता जा रहा है और जो GK का पोर्शन होता है वहाँ पर थोड़ी सी बदलाव आने लगे हैं अब, कि थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं पेपर। तो आप सभी लोगों को अच्छे से मतलब
बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल तक सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने सिलेबस आप सभी के साथ शेयर कर लिया है। होप आप सभी लोगों को सिलेबस अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप और क्या जानना चाहते हैं, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।